से खुद को ढूंढ लेंगे, सपनों को खुल के जिएंगे। लोग जो देखे कमी उसको जमी कर मिल के परचम हम फहराएंगे, नई दुनिया बनाएंगे। चल सखी चल चल सखी, चल सखी चल चल सखी। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अर्चना, आपकी सखी, सहेली और दोस्त, आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए हिंदी पॉडकास्ट की विशेष सीरीज जेंडर का बवंडर बात भी जज्बात भी को लेकर। इस सीरीज में हमारी कोशिश है कि जेंडर, सेक्सुअलिटी, ट्रांस आंदोलन और नारीवादी आंदोलन को समझा जाए। साथ ही में ये भी समझा जाए कि आखिर इससे जुड़ी राजनीति और इतिहास क्या है। आज सीरीज के 15वें एपिसोड में हम महिलाओं और लड़कियों के मुद्दों से आगे बढ़कर यौनिकता और जेंडर पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। यौनिकता की बारीकियों को समझेंगे। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रांसजेंडर साथियों की पहचान को लेकर क्या अनुभव और संघर्ष है, यौनिकता की शब्दावली क्यों महत्वपूर्ण है और इसकी क्या राजनीति है। इसके अलावा नारीवादी आंदोलन में यौनिकता को देखेंगे और आंदोलन के साथ का ट्रांस आंदोलन के रिश्तों को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, आइए खोलते हैं आज के पॉडकास्ट का पिटारा, जिसमें बात होगी कुछ एक्टिविस्ट से और कुछ ट्रांस दोस्तों से। इस सीरीज को सुनने वाले दोस्तों, आपके दिमाग में पहला सवाल तो यही आ रहा होगा कि आखिर ये जेंडर और सेक्सुअलिटी यानी यौनिकता है क्या। तो जेंडर का मतलब है कि जो रोल समाज ने हमारे लिए तय कर दिया है, यानी लड़की है तो ऐसे कपड़े पहनेगी, रसोई संभालेगी, ऐसे बात करेगी, वगैरह वगैरह। और इसी तरह अगर लड़का है तो उसके कपड़े, काम, बात करने का अंदाज वगैरह वगैरह। यानी समाज ने हमारे लिंग के हिसाब से हमारे जेंडर रोल तय कर दिए हैं। सेक्सुअलिटी यानी हमारा यौन आकर्षण जो विपरीत लिंग की तरफ भी हो सकता है, समान लिंग की तरफ भी हो सकता है और कभी कभी तो दोनों की तरफ हो सकता है। नहीं, चकराइए मत, कंफ्यूज मत होइए। मैं जानती हूँ आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारी सहयोगी साथी नीतू आरुषि जी से बात करेंगी, जो क्रिया की साथी हैं। आरुषि जेंडर और यौनिकता पर हमारी समझ को और पुख्ता करने में सहयोग करेंगी। तो आरुषि जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी सीरीज जेंडर का बवंडर बात भी जज्बात भी के 15वें एपिसोड में। थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ आज यहाँ हूँ। तो आपका लंबा अनुभव रहा है जेंडर और सेक्सुअलिटी पे काम करने का। आपने काफी सारा काम ट्रांस कम्युनिटी के साथ किया है। तो अगर हम आपसे समझ पाए कि जेंडर और सेक्सुअलिटी की समझ थोड़ा सा खोल सकें कि इससे हम क्या समझते हैं और इनमें क्या रिश्ता है। जैसे मैंने समझा था कि जेंडर एक सिस्टम है, कि एक सोशल कल्चर यानी कि एक सामाजिक सांस्कृतिक निर्माण है जो विशिष्ट भूमिकाएं, व्यवहार, अभिव्यक्ति के तरीके, गतिविधियां और यौन विशेषताओं से जुड़े अन्य गुण प्रदान करता है। यानी कि इसका मतलब जो हम सोचते हैं जेंडर रोल या जेंडर नॉर्म या जेंडर के नियम, इसका जो पूरा सिस्टम है कि ये सामाजिक तौर पे बनाया जाता है, सामाजिक तौर पे इन्फोर्स किया जाता है और समाज में जो भी रहते हैं उनसे ये डिमांड होती है कि वो इस सिस्टम का पालन करें। और हर सोसाइटी में जो जेंडर की समझ है वो अलग होगी। तो जैसे इंडिया में भी अलग अलग राज्यों में आप जाओगे, वो जेंडर को कैसे समझते हैं, उनके क्या नियम हैं, वो अलग अलग होंगे। तो जब मैंने इन मुद्दों पे काम करना शुरू किया था तो हमें ऐसे बताते थे कि जेंडर सामाजिक है और जो सेक्स है, लिंग, वो बायोलॉजिकल है। तो वो आपके शरीर से संबंधित है। लिंग 2 प्रकार के होते हैं और वो जब आप पैदा होते हैं डॉक्टर को सर्टिफिकेट पे कुछ लिखना होता है, मेल या फीमेल, तो उस बाइनरी के हिसाब से वो आपके कुछ वैज्ञानिक प्रमाणों से आपके शरीर को एग्जामिन करते हैं और या 2 लिंग हैं।
तो जो हमारी पहले की समझ थी कि लिंग सिर्फ 2 होते हैं, जेंडर अन्य होते हैं, ये भी अब हम थोड़ा चैलेंज कर रहे हैं कि ये भी जरूरी नहीं है कि जो डॉक्टर सर्टिफिकेट में लिखते हैं वो भी सिर्फ 2 प्रकार के ही होते हैं। तो ये जरूरी है कि सेक्स और जेंडर का क्या अंतर है, ये चीजें पर्सनल भी है, पॉलिटिकल भी है। जी, आरुषि जी, आपने जेंडर और सेक्सुअलिटी को बहुत आसान भाषा में, बहुत सरल भाषा में हमें समझाने की कोशिश की, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे श्रोता इस वक्त आपको सुन रहे हैं उनको भी समझ आया होगा कि जेंडर और सेक्सुअलिटी का किस तरह से आपस में कनेक्टेड रिश्ता है, क्या इसमें जरूरी चीजें हैं। और ये सिर्फ नारीवादियों का मुद्दा नहीं है, आपने स्पष्ट कहा, ये हम सब का मुद्दा है, हम सब की बात है। अगर इसी सवाल को हम आगे बढ़ते हुए आपसे समझ पाए कि हमने अक्सर सुना है एलजीबीटीक्यू, पर अगर इसे हम आसान भाषा में समझें एलजीबीटीक्यू को, तो कैसे समझ सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने नीतू। जी। ज्यादातर जब सेक्सुअलिटी या सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात होती है तो अगला सवाल यही होता है कि ये अब्रीविएशन क्या है, इसमें हर लेटर का क्या मतलब है। तो ये लेटर्स, जैसे पहले LGBT था, फिर Q आया, फिर उसमें I और A भी जुड़ा, तो ये भी जैसे कम्युनिटी है उनके हिसाब से वो अपने आप को क्या नाम देते हैं, क्या पॉलिटिकल नाम देते हैं वो अपने कलेक्टिव को, और वो क्या चाहते हैं कि दुनिया उससे समझे, तो इसकी भी परिभाषा बदलती रहेगी। बट आज जो आपने कुछ लेटर्स के बारे में पूछा है मैं शेयर कर सकती हूँ, तो उसी ऑर्डर में जाती हूँ जिस ऑर्डर में ये अब्रीविएशन है। तो पहले आता है L से लेस्बियन। लेस्बियन की सेक्सुअल ओरिएंटेशन से कनेक्शन है कि एक व्यक्ति जो खुद को महिला के रूप में पहचान करती है और उनकी जो जिनसे वो आकर्षित होती हैं रोमांटिक रूप से या यौनिक रूप से, वो भी खुद को महिला कहलाते हैं। यानी कि उनका जेंडर महिला है और वो उन्हीं से आकर्षित होती हैं जो खुद को भी महिलाएं मानती हैं। इसी के साथ फिर अगर हम गे की बात करें, गे का कॉन्सेप्ट यही है, बट वो लोग अपने जेंडर को पुरुष मानते हैं और वो उनसे यौन या रोमांटिक तरीके से आकर्षित होते हैं जो अपने आप को भी पुरुष मानते हैं। गे जो शब्द है कभी कभार वो इसलिए भी यूज होता है कि उसमें गे और लेस्बियन दोनों शामिल हो जाते हैं। तो गे वैसे तो जो लोग खुद को पुरुष मानते हैं उनके लिए है, बट ब्रॉडर वे में भी आप यूज कर सकते हो। तो ये हो गए लेस्बियन और गे। फिर आता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल जो शब्द है उसमें जो बाय है, बाय का मतलब वैसे तो 2 होता है। तो अगर हम आसान तरीके से समझें कि वो व्यक्ति जो अपने जेंडर के साथ साथ अन्य जेंडर के लोगों के प्रति यौन या रोमांटिक आकर्षण रखते हैं, तो एंड ये काफी फ्लूइड है। जैसे ऐसा नहीं है कि आप इस एक टाइम पे बोल सकते हो कि मैं लेस्बियन हूँ, मैं बाइसेक्सुअल हूँ और आपको उसी में सीमित रहना पड़ेगा। जैसे आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस चेंज होती हैं, आप अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस करते हो, तो आप भी अपनी सेक्सुअलिटी उस हिसाब से आप बदल सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार कह दिया कि मैं बाइसेक्सुअल हूँ या लेस्बियन हूँ कि जिंदगी भर कोई कहेगा कि नहीं, आप इस बॉक्स से नहीं हिल सकते हो। तो वो कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आप खुद को क्या कहलाना चाहते हैं। और यही अगर हम लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल की बात करते हैं तो इंग्लिश में होमोसेक्सुअलिटी, हेट्रोसेक्सुअलिटी का बहुत जिक्र होता है। बहुत आसान है ये। होमोसेक्सुअल रिलेशंस वो होते हैं जिन्हें हम समलैंगिक रिश्ते कहते हैं, और हेट्रोसेक्सुअल रिलेशंस वो होते हैं जिन्हें हम असमलैंगिक रिश्ते कहते हैं। तो जब हम LGBTQIA के बारे में बात करते हैं, कभी कभार ऐसा लोगों को इम्प्रेशन आ जाता है कि हम अलग लोगों के बारे में बात करें, वो हमसे अलग हैं, उनके तौर तरीके अलग हैं। लेकिन जैसे ही हम होमोसेक्सुअलिटी या हम समलैंगिक रिश्ते के बारे में बात करते हैं, जरूरी है कि हम असमलैंगिक रिश्ते के बारे में भी बात करें, क्योंकि हम सेक्सुअलिटी को बहुत ब्रॉड तरीके से देख रहे हैं। तो हम उस नजरिए सिर्फ उन लोगों को नहीं देख रहे हैं जो नॉर्म से थोड़ा हटके अपनी जिंदगी जी रहे हैं। फिर हम आते हैं ट्रांसजेंडर, यानी कि LGBT का T, और उससे संबंधित जो सिसजेंडर का कॉन्सेप्ट है। तो ट्रांसजेंडर जो शब्द है वो उन सभी व्यक्तियों को शामिल करता है जिनकी जेंडर की समझ जो जन्म पे दिए गए जेंडर से नहीं मिल सकती है।
तो यानी कि अगर आपको डॉक्टर ने सर्टिफिकेट पे जब आपका जन्म हुआ था तब आपके सर्टिफिकेट पे फीमेल लिखा था, और जैसे आप अपने फैमिली में हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, कुछ आपको अंदरूनी स्तर पे लग रहा है कि आपका जो जेंडर का अनुभव है वो फीमेल जेंडर से जुड़े हुए जो नियम हैं, जो भूमिकाएं हैं, उनसे मैच नहीं हो रहा है। और ये आपको कोई बाहर से नहीं बता सकता है, ये एकदम अंदरूनी फीलिंग है। तो उससे आपको फील हो सकता है कि शायद मेरा जो मैच नहीं बैठ रहा है। और कुछ लोग अपने आप को ट्रांसजेंडर कहलाते हैं, कुछ लोग अपने आप को जेंडर नॉन कन्फॉर्मिंग, और कुछ लोग कहते हैं कि मैं जेंडर नॉन बाइनरी हूँ, यानी कि मैं मेल फीमेल दोनों से ही अलाइन नहीं करती हूँ। और ट्रांसजेंडर व्यक्ति होने के लिए सिर्फ आपको खुद को ट्रांसजेंडर मानना पड़ता है। हॉर्मोन्स ले सकते हो कुछ बदलने के लिए, आप नहीं भी ले सकते हो। आप सर्जरी या कुछ प्रोसीजर करा भी सकते हो और आप नहीं भी करा सकते हो। तो अगर किसी से पूछे कि आजकल बड़ा सवाल उठता है कि असली ट्रांसजेंडर कौन है, इसका जवाब सिर्फ वही दे सकते हैं जो खुद को ट्रांसजेंडर कहलाते हैं। कोई एक्सटर्नल इंसान या कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिससे आप तय कर सकते हो कि कोई ट्रांसजेंडर है कि नहीं। अब जब हम ट्रांसजेंडर की बात करते हैं, उसी के साथ जुड़ा हुआ है सिसजेंडर। बट सिसजेंडर का जो सी है वो इस LGBTQI के फॉर्मेशन में नहीं पड़ता है। सिसजेंडर में यही है कि जो आपको जन्म में लिंग या जेंडर दिया था, आपका जो अनुभव है जेंडर का वो उससे मैच करता है और आप उस जेंडर की भूमिकाएं, उस जेंडर के नियम का पालन करते हैं। आपको ऐसे अंदरूनी स्तर पे कोई दिक्कत नहीं हो रही है उससे। तो जैसे होमोसेक्सुअल हेटेरोसेक्सुअल साथ में चलते हैं, वैसे ट्रांसजेंडर और सिसजेंडर ये दोनों कॉन्सेप्ट साथ में समझना बहुत जरूरी है। फिर हम आते हैं क्वियर शब्द पे, जो मुझे भी समझने में काफी टाइम लगा था, और जब हम वर्कशॉप्स करते हैं समझाने में भी काफी टाइम लगता है, क्योंकि जो क्वियरनेस है वो यौनिकता से भी जुड़ा हुआ है और वो जेंडर से भी जुड़ा हुआ है। क्वियर का मतलब वैसे तो है कि कुछ अलग, कुछ हटके। कुछ लोग क्वियरनेस को उस तरीके से भी समझते हैं, यानी कि विविधता, डाइवर्सिटी। बट क्वियर अगर कहें तो ये उन लोगों के लिए एक व्यापक शब्द है जिनकी लैंगिक और जेंडर पहचान विविध है। तो जैसे लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, कुछ लोग सोचते हैं कि ये टर्म्स जो हैं ये बहुत ही नैरो और स्पेसिफिक हो सकती हैं। तो क्वियर एक थोड़ा ब्रॉडर, थोड़ा ज्यादा समावेशी टर्म है जो यूज कर सकते हैं। दो और शब्द हैं जो LGBT के बाद जुड़े, उसमें से एक है I फॉर इंटरसेक्स और A फॉर एसेक्सुअल। तो इंटरसेक्स भी जब मैं सोच रही थी कि मैं कैसे समझाऊं छोटे समय में, क्योंकि यूजुअली एग्जाम्पल्स के साथ इसे समझाना ज्यादा आसान होता है, बट ऐसे ही बताऊंगी कि हम सबके शरीर में कई विविधताएं होती हैं, और ये कई स्तरों पर हो सकती हैं, प्रजनन तौर पे, हार्मोनल तौर पे, शारीरिक तौर पे, और बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं। तो जो इंटरसेक्स विशेषताएं हैं वो प्रजनन भागों में या माध्यमिक यौन विशेषताओं में जन्मजात अंतर है, यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, जिन्हें हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहलाते हैं, या फिर जो हमारे सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनमें कुछ विविधताएं होती हैं, जो कुछ होती हैं जो जन्म से ही दिखती हैं, और कुछ होती हैं जो आप आंखों से पहचान सकते हैं, और कुछ होती हैं जो आपको इंटरनल एग्जामिनेशन से ही पता चल जाता है और वो आंखों के लिए अदृश्य होती हैं। जैसे कि आपके क्रोमोसोम्स या आपके हार्मोन, कि आपको कोई देख के नहीं बता सकता है, इसका कोई तो टेस्ट होगा वैज्ञानिक तौर पे। बट जैसे ही मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि कोई ऐसा एक शरीर नहीं है जो ये परफेक्ट महिला का शरीर है या ये परफेक्ट पुरुष का शरीर है। हम सबके शरीरों में डाइवर्सिटी है, हम सबके शरीरों में विविधताएं हैं। तो इंटरसेक्स लोग उन लोगों को कहला सकते हैं जिन्हें मेल या फीमेल के ढांचा में, उस बाइनरी में ठहराना बहुत मुश्किल होता है। कई इंटरसेक्स एक्टिविस्ट हैं जो ये कहने लग गए हैं कि इंटरसेक्स शब्द के बजाय हम विविध यौन विशेषताएं के बारे में बात करें, यानी कि डाइवर्स सेक्स कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि उनका मानना है कि हम सब में विशेषताएं हैं, और जैसे समझाया क्रोमोसोम, हार्मोन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन,
वो किसी में भी विशेषताएं हो सकती हैं, और डॉक्टर और फैमिलीज और ज्यादातर वो डिसीजन लेते हैं बच्चे के बिहाफ पे कि हम इन विशेषताओं को या तो खत्म कर दें मेडिकली या कम कर दें। क्योंकि क्या होता है कि पितृसत्ता की वजह से पेरेंट्स, डॉक्टर्स, जो पूरा सिस्टम है वो सारा बौखला जाता है कि हम इस बच्चे को किस ढांचे में रखें, इन्हें हम क्या जेंडर दें, क्या लिंग दें। तो ये हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई नहीं होती हैं ज्यादातर, लेकिन वो फिर भी कोई मेडिकल प्रोसीजर कर देते हैं, और ये मेडिकल प्रोसीजर्स आप फिर रिवर्स नहीं कर पाते। तो जो बच्चा है जब वो बड़ा होगा, काफी लोगों को तो बताया भी नहीं जाता है कि ये किया गया था जब वो पैदा हुए थे। कुछ लोगों को बहुत देर बाद पता चलता है और उन्हें यही लगता है कि आप रुके क्यों नहीं, हम ये बाद में भी तो बात करके डिसाइड कर सकते थे। इसमें भी कुछ कंफ्यूजन है लोगों को कि जो लोग इंटरसेक्स होते हैं क्या वो हमेशा ट्रांसजेंडर होते हैं। लेकिन आपकी जो यौन विशेषताएं हैं उनका आपकी सेक्सुअलिटी से या आपकी अपनी जेंडर की समझ से, जेंडर पहचान से कोई जुड़ाव नहीं है। आपका जो जेंडर है, आप खुद को ट्रांसजेंडर भी मान सकते हैं, आप खुद को सिस जेंडर भी मान सकते हैं, आप समलैंगिक रिश्ते में भी हो सकते हैं, असमलैंगिक रिश्ते में भी हो सकते हैं। तो इसका आपकी जो यौन विशेषताएं हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं है। तो बस ये मैं क्लियर करना चाहती थी। और बस आखिरी में आते हैं एसेक्सुअल पे। इस पे भी काफी इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं यूजुअली कि एसेक्सुअल कौन होते हैं। क्या वो होते हैं जिन्हें सेक्स करने का मन नहीं करता? क्या वो होते हैं जो और लोगों की तरह आकर्षित नहीं होते हैं? तो मैं ऐसे बोलूंगी कि एसेक्सुअल व्यक्ति वो होते हैं जो किसी रिश्ते के भीतर या रिश्ते के बाहर यौन गतिविधि का इच्छा नहीं रखते हैं। तो वो कंपेनियनशिप चाह सकते हैं, वो रोमांटिक रिलेशनशिप भी चाह सकते हैं, लेकिन जब यौन गतिविधि की बात होती है उनकी ना तो इच्छा है ना वो करते हैं। कुछ लोगों के लिए होता है कि जब वो इस आइडेंटिटी को अपनाते हैं तो वो इसी आइडेंटिटी के और लोगों के साथ मिलके उनके साथ एक कम्युनिटी बना सकते हैं, जो बहुत लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि हम सबको सेफ स्पेसेस की जरूरत है, हम सबको उन लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है जो हमें समझें, जो हमारा विरोध ना करें, जो हम पे अपनी उम्मीदें ना थोपें। तो कम्युनिटी ढूंढना बहुत जरूरी है। एंड कई लोग खुद को क्वेयर कहलाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं किसी एक आइडेंटिटी में फिट नहीं हो रही हूँ, मुझे लगता है मैं कई आइडेंटिटी में फिट हो रही हूँ, या उन्हें लगता है कि खुद के नजरिए में भी वो उसे थोड़ा फ्लूइड रखना चाहते हैं, तो वो क्वेयर आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं। बट इसी बात पे खत्म करूंगी कि कोई सही तरीका नहीं है और कोई गलत तरीका नहीं है, और हम ऐसे दुनिया में रहते हैं जहां हमें कोई सर्टिफिकेट पे छापने की जरूरत नहीं है कि 2019 में मैं खुद को ये कहलाती थी, 2020 में मैं खुद को ये कहलाती हूँ। तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का भी यही लड़ाई रहा है कि उन्हें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जिसमें कोई डॉक्टर या कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई तीसरा इंसान उन्हें आके बताए कि वो किस आइडेंटिटी में पड़ते हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की यही लड़ाई रही है कि अगर मैं खुद को ट्रांसजेंडर कहलाती हूँ और ये मेरा अनुभव है, तो सोसाइटी को, साइंटिस्ट को, डॉक्टर को मेरा अनुभव मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई खुद को सिस जेंडर कहलाता है तो उनका तो कोई टेस्ट नहीं हो रहा है ये तय करने के लिए कि क्या वो असल में सिसजेंडर है कि नहीं। तो अगर कोई खुद को ट्रांसजेंडर कहलाना चाहता है और उनके लिए वो जरूरी है, तो उनके लिए एक टेस्ट क्यों? तो ये आपके पॉडकास्ट में भी आई एम श्योर एक्टिविस्ट इसका बात करेंगे। आरुषि जी, मैं सच में आपको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी कि आपने बहुत आसान भाषा में बहुत जरूरी बात समझाई है ना। और अभी कई बार आइडेंटिटी को लेके इतनी लड़ाइयां होती हैं, इतनी बहसबाजी होती है, और अभी भी वो मसला सुलझा नहीं है ना, अभी भी जद्दोजहद है। तो अगर जो हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारी मनचाही सेक्सुअल आइडेंटिटी है, उसको स्वीकार करना कितना मुश्किल है, मतलब कितना मुश्किल क्यों है हमारे लिए भी और समाज के लिए भी, है ना। बात तो आखिर पितृसत्ता पे ही आ जाती है नीतू। बिल्कुल। जेंडर आइडेंटिटी और यौनिकता की अगर हम बात करें विकृत विविधता से, तो
अगर हम कहें कि हम ट्रांसजेंडर के लिए भी नियम बना देंगे, हम गे और लेस्बियन लोगों के लिए भी नियम बना देंगे, और सिर्फ वही लोग लेस्बियन, गे और ट्रांसजेंडर कहला सकते हैं जो उन नियमों का पालन करें, फिर भी वो सिस्टम चलेगा नहीं, लोगों को उससे विरोध होगा। क्योंकि पितृसत्ता में हमने ऐसे लोगों को पावर दिया हुआ है जो खुद को समझते हैं कि वो अपने जेंडर के सिस्टम के भूमिकाओं को और उनके रूल्स का पालन कर रहे हैं, और जो भी एक पैर भी लाइन के बाहर निकाले उन्हें फिर पनिशमेंट मिलती है। तो जैसे अगर हमारा स्कूल का यूनिफॉर्म देखें, या फिर स्कूल में अगर किसी यंग पर्सन को कोई भी सवाल है अपनी जेंडर या सेक्सुअलिटी को लेके, हम उन्हें नहीं इनकरेज करते हैं कि आप इसे एक्सप्लोर करो, हम उनके सवाल पूछने का भी मौका नहीं देते हैं, क्योंकि हमने इसमें बहुत ज्यादा शेम यानी कि शर्म अटैच किया हुआ है। हम सब अपनी पूरी जिंदगी कुछ डब्बों में फिट होने की कोशिश करते हैं जो हम कभी पूरी तरीके से फिट नहीं हो पाएंगे, ना हम खुश रहते हैं। कोई सामाजिक तौर पे हमें कभी कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा कि आप परफेक्ट महिला हैं, आपसे बढ़ के कोई महिला नहीं है, आपने महिला होने की सारी भूमिकाएं पूरी की हैं। ऐसा भी कोई इवेंट नहीं होता है, कोई सेरेमनी नहीं होता है जहां हमें कोई ट्रॉफी मिले। तो हम पूरी जिंदगी इनसे उलझते हैं। एंड आई थिंक नारीवादियों के लिए इसलिए जेंडर और यौनिकता पे काम करना बहुत मुश्किल भी है और बहुत जरूरी भी है, क्योंकि बात है कंट्रोल की, कि जब तक हम पितृसत्ता को रूल्स बनाने देंगे और हम खुद को कंट्रोल होने देंगे, तब तक हम आजाद नहीं हो पाएंगे और तब तक हम एक विविध सोसाइटी में नहीं रह पाएंगे। तो फिर ये कैसे, इनकी लड़ाई कैसे खत्म होगी, कैसे आगे बढ़ेगी, क्या मतलब कितना वक्त लगेगा? कम्युनिटीज तो सालों से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और लड़ाई भी छोटे छोटे वेज में हो सकती है, बड़े वेज में हो सकती है। आप अपनी फैमिली से भाग के अपनी कम्युनिटी बनाएं जहां आप खुल के जी सकते हैं, या आप अपने स्कूल के करिकुलम को बदलने की कोशिश करें, या आप एक युवा एक्टिविस्ट हों और आप अपने और दोस्तों और सहेलियों के साथ इन सब बातों को सेफ स्पेस में डिस्कस करने का मौका बनाएं। तो बहुत छोटी छोटी तरीके भी हैं जिससे आप ये चीजें चैलेंज कर सकते हो। ऑफ कोर्स बड़े तरीके भी हैं कि आपने कोई लीगल चैलेंज डाला है, आपने किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ एडवोकेसी करने की कोशिश की है, और कम्युनिटीज कई सालों से कर रहे हैं। बट नारीवादी आंदोलन की तरफ से कभी कभी समर्थन रहा है, कभी कभी समर्थन नहीं भी रहा है, क्योंकि नारीवादी आंदोलन में ज्यादातर वो महिलाएं हैं जो सिसजेंडर मानते हैं खुद को। मतलब हमने जब एनजीओस में काम किया है या फील्ड वर्क किया है, तो हम हमेशा पार्टनरशिप, पार्टनर, इस सब के बारे में तो बात करते ही हैं, बट वो ज्यादा मतलब एनजीओ की दुनिया वाला शब्द है। लेकिन जब हम आंदोलनों की बात करते हैं और पितृसत्ता, सत्ते को चैलेंज करने की बात करते हैं, तो उसमें अगर हम नारीवादी सहयोगिता की बात करें कि नारीवादी आंदोलन और आंदोलनों के साथ जुड़ के लंबे तौर पे कैसे साथ में काम कर सकते हैं, और मैं लंबा तौर बोल रही हूँ क्योंकि छोटे तौर पे तो हम आंदोलन एक दूसरे से बातचीत तो करते ही हैं और साथ में काम करते हैं, लेकिन लंबे दौर पे यानी कि सालों सालों तक काम करना ये बहुत कम होता है और बहुत मुश्किल होता है। नारीवादी आंदोलन का दृष्टिकोण है कि पितृसत्ता को चैलेंज करना है, और जो ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं उनका भी दृष्टिकोण यही है। तो हम बीच में कहाँ मिल सकते हैं? ये भी जरूरी है कि हम एक दूसरे के लिए खड़े हों, जो औरों को भी दिखे कि अगर नारीवादी आंदोलन ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट के मुद्दों में खड़ा हो, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट सिसजेंडर औरतों के मुद्दों में खड़ा हो, और दोनों एक दूसरे के लिए शो अप करें, तो जवाबदेही ही बहुत जरूरी है जब हम नारीवादी सहयोगिता के बारे में बात करते हैं। इसी बात पे खत्म करूंगी कि पितृसत्ता किसी एक आंदोलन की लड़ाई नहीं है, पितृसत्ता हम सभी के आंदोलन की लड़ाई है। बात बस यही है कि आंदोलन एक दूसरे के साथ कैसे काम करे और एक नारीवादी तरीके से कैसे काम करे, क्योंकि हमारा जैसे जेंडर से हमारी समझ ट्रांसजेंडर के बहुत ज्यादा है, वैसे ही जब हम नारीवादी आंदोलन के बारे में बात करते हैं वो सिर्फ औरतों तक या महिलाओं तक सीमित नहीं है। तो एक नारीवादी नजरिया क्या है
पितृसत्ता के जो जेंडर भूमिकाएं हैं और जो जेंडर रोल्स हैं, जेंडर रूल्स हैं, उसे हम कैसे चैलेंज कर सकते हैं। साथियों, अभी आपने आरुषि को सुना। उन्होंने आसान और सहज तरीके से ये समझाने की कोशिश की कि सेक्सुअलिटी हमको सिर्फ एक स्त्री या पुरुष के नजरिए से देखती है। दरअसल उसकी कितनी सारी परतें हैं। उन्होंने बताया कि इंडिया में जेंडर की समझ अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। जेंडर सामाजिक है और लिंग बायोलॉजिकल है। आरुषि के अनुसार कोई एक उम्र नहीं है जेंडर को समझने की। ये तरल है और समय के साथ बदलता रहता है। जेंडर अंदर की भावना है, जिन तरीकों से हम खुद को महसूस कर पाते हैं, जिन तरीकों से हम खुद को दुनिया के सामने दिखाते हैं। ये हमारा व्यवहार हो सकता है पर्सनल व्यवहार हमारा कुछ हो और हम दुनिया को कुछ और व्यवहार दिखा रहे हो। आरुषि ने ये भी बताया कि जब हम जेंडर सेक्सुअलिटी की बात करते हैं तो ये सिर्फ नारीवादियों का मुद्दा नहीं है, ये सबका मुद्दा है। तो चलिए अभी नारीवादी आंदोलन और ट्रांस आंदोलन के रिश्तों की बात करते हैं। नारीवाद, जिसे अंग्रेजी में फेमिनिज्म भी कहते हैं, इसका मकसद और लक्ष्य है कि सभी जेंडर पहचानों को समान अधिकार और अवसर मुहैया कराना। नारीवादी सोच सभी जेंडर और सेक्सुअल पहचान को समान अधिकार देने की बात करती है, यानी वो पितृसत्ता को चुनौती देकर मातृसत्ता नहीं बल्कि समानता स्थापित करना चाहती है। एक ऐसी सत्ता जो साझे की हो और उसमें सबके लिए समान अवसर की जगह हो और अभिव्यक्ति की आजादी भी। आज इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए कोयल जी मौजूद है, जो बीते कई वर्षों से ट्रांस समुदाय के साथ काम करती हैं। हमारी सहयोगी नीतू आज उनसे ट्रांस आइडेंटिटी को लेकर नारीवादी आंदोलन और ट्रांसजेंडर आंदोलन के साथ आने में क्या सफल पहलू रहे और क्या चुनौतियां रही, जैसे कई और जरूरी पहलुओं पर बात करेंगे। तो आइए सुनते हैं कोयल जी की बातचीत। कोयल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट जेंडर का बवंडर बात भी जज्बात भी में। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं कि अगर हम आपके अनुभव से समझ पाए कि या जो हमारे श्रोता हैं वो समझ सके कि अगर हम आपसे आसान भाषा में, आसान शब्दों में समझ सके कि ट्रांस आइडेंटिटी क्या है। तो देखिए, ट्रांस व्यक्ति कौन होता है? एक ऐसा इंसान जिसके, ये ट्रांसजेंडर जो शब्द है ये एक अम्ब्रेला टर्म है ना। और कोई भी इंसान जो जिस शरीर में जन्मा है, हम जब एक शरीर में हमारा जन्म होता है, उस शरीर के साथ साथ हमको कुछ जेंडर भी आरोप किया जाता है। देखिए, आप लड़की है तो आपको ऐसे जीना है, ऐसे चलना है, ऐसे बोलना है, घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसे लेने हैं और जिंदगी ऐसे बितानी है। यार आप लड़के हो तो आपके ऊपर थोड़े डिफरेंट तरह के जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आपको रोना नहीं है, आपको हमेशा स्ट्रांग रहना है, माचो रहना है, आपको डिसीजन मेकिंग करनी है। तो हर चीज में हम लोग बोलते हैं कि इंसान जब जन्म लेता है तो उसको दो तरह का उनको जेंडर आरोप किया जाता है, या तो मेल पुरुष या तो फीमेल औरत, और उसके अकॉर्डिंगली मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दो जेंडर रोल्स भी उनको मतलब असाइन किया जाता है। और हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारे घर वाले, हमारे माता पिता ये हमको सिखाते हैं, कभी बोल के सिखाते हैं, कभी जी के सिखाते हैं। एक ट्रांस व्यक्ति वो होता है जो जिस शरीर में जन्मा है, उस शरीर के साथ जो जेंडर उस पर आरोप किया गया है, उस जेंडर से वो कंफर्टेबल नहीं है, उस जेनिटलिया से वो कंफर्टेबल नहीं है, और उनको कभी कभी वो मेडिकल ट्रांजिशन, कभी कभी लीगल ट्रांजिशन या सोशल ट्रांजिशन, ये तीनों के ऊपर बेस करके या भित्ति करके वो अपना सर्जरी कराते हैं, या तो अपना लीगल डॉक्यूमेंट चेंज कराते हैं, या तो सोशल ट्रांजिशन के माध्यम से अपना जो चोजन जेंडर है, जो जेंडर में वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, उस जेंडर में जाने की कोशिश में रहते हैं। उनके शरीर में एक डिस्फोरिया बोल के चीज होता है कि उनको बहुत तकलीफ होती है अपने शरीर को मिरर में देखने से। उनको लगता है कि ये शरीर जिसमें मैं जन्मा वो मेरा शरीर नहीं है, और मैं जैसा जीना चाहता हूँ ये शरीर मुझे वो
इंडिपेंडेंस नहीं देता। सो ट्रांस व्यक्ति दो भाग से भाग कर सकते हैं। एक है ट्रांस मैन, जो जन्म सूत्र से एक औरत के शरीर में जन्म लिया था, लेकिन मन से, तन से, आत्मा से कम्प्लीटली अपने आप को एक पुरुष समझता है। और दूसरा होता है ट्रांस वुमन, जो भी एक पुरुष के शरीर में जन्म लिया था, लेकिन खुद को अंदर से बाहर से हर तरह से वो अपने आप को एक औरत समझता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांस वुमन। इसकी एक्सेप्टेंस को लेके क्या मुश्किलें हैं, क्या चुनौतियां हैं? देखिए, एक्सेप्टेंस लेके बहुत ज्यादा चुनौतियां तो है ही, क्योंकि जितना भी हम बोल ले, हमारा समाज अभी भी बॉक्स में या बाइनरी में ही सोचता है। हमारा समाज अभी रेडी नहीं है कुछ और मानने के लिए। जो हमको सिखाया जाता है, मेजोरिटी में जो सोच है, उसी सोच को हम सही सोच लेते हैं, और बाकी हर इंसान के एग्जिस्टेंस को हम ना बोल देते हैं। तो समाज से बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। वो आप पढ़ाई की जगह देख लो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देख लो, या तो काम की जगह देख लो, वर्क प्लेस देख लो, या तो घर में बोल लो। घर में भी बहुत ज्यादा पारिवारिक हिंसा होता है ट्रांस व्यक्तियों पे और क्वियर व्यक्तियों पे। कभी घर में रख देना, बाहर ना जाने देना, कॉलेज छुड़वा देना, जबरदस्ती शादी करवा देना, दवाई के माध्यम से उसको चेंज करने की कोशिश करना, उसके डॉक्यूमेंट्स जला देना। और बहुत ज्यादा पब्लिक स्पेस में, अगर आप रास्ते में जा रहे हो तो बस में, ट्रम में, ट्रेन में बहुत ज्यादा वायलेंस होता है ट्रांस व्यक्तियों पे। तो ये कुछ चैलेंजेस है। पढ़ाई आधा छूट जाता है, घर छूट जाता है, अलग रहना पड़ता है घर से, घर वाले कोई रिश्ता नहीं रखते, बहुत अकेलापन महसूस होता है, और बहुत ज्यादा कठिनाइयों का मतलब सामना करना पड़ता है ट्रांस व्यक्तियों को। कई बार हमने ट्रांस से जुड़ी गलत सूचनाएं या भ्रामक जानकारियां भी सुनने को मिलती हैं, क्योंकि लोग प्रायः इस मुद्दे पर खुद को शिक्षित करने के लिए तैयार नहीं दिखते। इस संबंध में आपका क्या अनुभव है? इसमें हम कैसे सुधार ला सकते हैं? देखिए, अभी हमारे पास ट्रांस एक्ट है 2019, ट्रांस बिल है 2020 का, जो प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर इंसान के बारे में बात कर रहा है, जहाँ पे ये बोला जा रहा है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो बोल रहा है कि हर इंसान जो अपने आप को ट्रांस हिसाब से आइडेंटिफाई करता है, उसको अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीने का पूरा हक है। लेकिन क्या होता है कि जैसे मेजोरिटी, मैं पहले ही बोल रहा था कि मेजोरिटी ऑफ लोग इस मुद्दे को समझते नहीं है, तो काफी हद तक मिस इन्फॉर्मेशन का प्रोपागेट करते हैं, हेट स्पीच करते हैं, ऑनलाइन जाके लोगों को ट्रोल करते हैं, उनके साथ बुरा सलूक करते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। और हमें हरदम हम जो काम करते हैं, हम एक्टिविस्ट हैं, हम सोशल वर्कर हैं, हमको हमेशा ही ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है। हम अपने कम्युनिटी के साथ जब काम करते हैं, हमको ऐसा बहुत बार सुना गया है कि ये लोग बच्चा चुराते हैं, ये लोग किडनैपिंग करते हैं, ये लोग खून करते हैं, ये लोग चोरी करते हैं, ये लोग क्रिमिनल है। तो कुछ भी चीज जो हमको नहीं समझ में आ रहा है, हाँ मतलब जो चीज हमको सही से नहीं समझ में, हमको लगे कि अच्छा ये तो हमको नहीं समझ में आ रहा है, हम उसी चीज को जज करने लग जाते हैं। वो थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा कि कैसे वो हम कंट्रोल कर पाए या कैसे हम उसको रोक पाए। जी। और जेंडर बाइनरी होना ट्रांस लोगों के जीवन में कई चुनौतियां लेकर आता है। क्या कभी असुरक्षा भी महसूस होती है? ऐसे बहुत हमारे काम के क्षेत्र में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को घर से निकाल दिया जाता है या घर में बंद करके रखा जाता है। कल ही हमारे ऑफिस में आए थे, उनके पेरेंट्स आए थे, एक ट्रांस इंसान, उनके पार्टनर, वो दोनों भाग आए अपने शहर से, क्योंकि वहाँ वो रह नहीं पाए, क्योंकि उनको लगता वहाँ के जो समुदाय है, वो पूरा समुदाय उनके अगेंस्ट हो गया, फैमिली के साथ हो गया, और बहुत ज्यादा उनपे मतलब वायलेंस शुरू किया, उनको मारने की धमकी भी दी। तो बहुत ज्यादा ऑनर किलिंग ट्रांसक्वेयर व्यक्तियों पे, अगर वो प्यार में है तो होता है। और उसमें जो होता है कि पुलिस भी उतना साथ नहीं देती। जो भी हमारे पास लॉ है, उसके बाद भी पुलिस काफी तरह से घर वालों के ही साथ देती है और सोचते है कि ये एक बीमारी है, ये एक मानसिक समस्या का कारण है, इसी वजह से पुलिस भी हमेशा हमारा साथ नहीं दे पाती। और इस वजह से भी ये वायलेंस, और लोगों को लगता है कि नहीं ये ही गलत है, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, और ये जो थॉट है ये गलत है और इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा क्वेयर ट्रांस व्यक्तियों की जिंदगी को असुरक्षित कर देते हैं। उनको घर नहीं मिलता, जैसे ही पता चलता कि ये थोड़े अलग दिखते हैं, ये थोड़ा अलग सा इनका बिहेवियर है, तभी उनको बहुत ज्यादा वायलेंस, बहुत ज्यादा नॉन एक्सेप्टेंस मिलता है और बहुत ज्यादा दुख और कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है।
तो ये हमने देखा है, ये हमने एक्सपीरियंस किया है और हमको इस चीज से बहुत ज्यादा डर है। और मतलब जब भी ये होता है तब भी बुरा लगता है खुद पे बीत रही है, क्योंकि अपनों का बहुत लगता है। आपको पहली बार कब एहसास हुआ कि आप एक ट्रांस मेल की आइडेंटिटी में कंफर्टेबल हैं, आप एक ट्रांस मेल हैं? मैं एक्चुअली ट्रांस नॉन बाइनरी हूँ। मैं नहीं मानता कि कोई जेंडर मुझे डिफाइन कर सकता है। मुझे नहीं ये विश्वास है कि मेरा ये जेंडर बाहर से कोई मुझे आके बताए कि ये मेरा जेंडर है। मुझे लगता है मैं खुद बोलूंगा कि मेरा जेंडर क्या है, और अगर मुझे बोलना है और अगर नहीं बोलना है तो मैं नहीं बोलूंगा, और वही मेरा सच है। तो मेरा सच मुझे मानने में बहुत समय लग गया। आई थिंक मैं पहली बार समझ में आ पाया था जब मैं 5 साल का था, लेकिन उसको मानने में, उसको जीने में मुझे बहुत वक्त लगा। मुझे 22-23 साल में मैं सैफो क्वालिटी जो संगठन के साथ में अभी जुड़ा हुआ हूँ, जिस संगठन का मैं अभी मैं वो संगठन चलाता हूँ, तो उस संगठन में जब मैं पहली बार आया था एक वॉलंटियर बन के, तब मुझे पहली बार लगा कि नहीं, मैं अलग हूँ, लेकिन मुझे अपने आप पे गर्व है। मुझे अपने आप पे, अपनी जिंदगी पे गर्व है। और उसके बाद मेरा जर्नी शुरू हुआ और मैं अपने आप को जैसा चाहता हूँ वैसा अभी आइडेंटिफाई करता हूँ। और मेरे जो आसपास के लोग हैं, मेरे जो चाहने वाले हैं, मेरे को जो प्यार करते हैं, वो लोग भी मुझे वैसे ही देखते जैसे मैं अपने आप को देखता हूँ। आपकी पढ़ाई के दौरान जब आपने बताया कि आप 22-23 साल की उम्र में एक एक्सेप्टेंस की स्थिति में आ पाए, तो आपकी पढ़ाई के दौरान आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव, वहाँ पे किस तरह से एक्सेप्टेंस हो पाई, या वहाँ पे क्या चुनौतियां और मुश्किलें रही आपको कॉलेज के टाइम पे? पापा कभी भी नहीं समझ पाएंगे, मुझे लगता है। अभी वो गुजर गए, लेकिन जब तक वो जिंदा थे तब तक भी ऐसा नहीं था कि उन्होंने मुझे बहुत मान लिया था, या ऐसा नहीं था। बहुत ज्यादा कठिनाइयों का मुझे भी सामना करना पड़ा है। ऐसा हुआ है मेरे साथ। लेकिन मेरी माँ अभी शी इज कमिंग टू टर्म्स, उनको भी समझ में आ रहा है कि अच्छा, मेरा बच्चा ऐसा ही है और ये बदल नहीं सकता। तो वो भी मतलब कोशिश करती है कि हम साथ नहीं रहते, क्योंकि साथ नहीं रह सकते। अगर हम एक ही घर में रहेंगे तो शायद जो दोनों एक दूसरे को ज्यादा हर्ट करेंगे। लेकिन हम अलग रहते हैं, मैं उनसे जाके मिलता हूँ, मैं उनके साथ समय बिताता हूँ, और स्लोली वो मेरी जिंदगी के बारे में और ज्यादा समझने लगे हैं, जानने लगे हैं। और अब एक तरह का एक्सेप्टेंस तो हुआ है। और बाकी मेरा जो परिवार है उससे मेरे को कोई रिलेशन नहीं है। मुझे उनसे कुछ भी नहीं बताना है, मुझे उनको कुछ नहीं समझाना है। मुझे नहीं लगता कि उनको किसी तरह से मेरी जिंदगी में वो मायने रखते हैं। नारीवादी और ट्रांस आंदोलनों को जब हम एक साथ देखते हैं, तब इनके प्रमुख बिंदु क्या लगते हैं आपको, और इन दोनों मुद्दों से जुड़े तनाव या संघर्ष क्या है, और ये क्यों होते हैं, क्यों है ये तनाव और संघर्ष? मुझे लगता है कि नारीवाद एक चीज सिखाता है, समता या इक्वालिटी। यही नारीवाद का बेसिक क्रक्स है। और वो जितना वल्नरेबल है, जिसके पास जितना ज्यादा पावर, क्षमता, जो बोलते हैं ना, पावर बोलते हैं, वो जिसके पास जितना कम है, उसको हमारा समाज, हमारा पितृतांत्रिक जो समाज है, वो उसको उतना ही कॉर्नर में ले जाता है। नारीवाद इसको चैलेंज करता है। और जब हम बोलते हैं कि हाँ, ट्रांसजेंडर इंसान है, तो ये समझना पड़ेगा कि ट्रांस मूवमेंट ये समानता के लड़ाई में ही है, कि अगर एक राइट सबके पास है तो वो ट्रांस व्यक्तियों के पास भी होना चाहिए, वो क्वेयर व्यक्तियों के पास भी होना चाहिए। कोई भी राइट एक ही संप्रदाय के लोगों के पास नहीं होना चाहिए। और हम जब बोलते हैं ना कि हम ट्रांस मैन है, या हम आइडेंटिफाई करते हैं हम अपने आप को पुरुष जैसा, तो ऐसा नहीं है कि हम और बाकी 5 पुरुष के जैसे हैं जो एक औरत को अपना कॉमोडिटी समझते, क्योंकि हमने ये जिंदगी जी है। हमको पता है एक औरत होके इस समाज में जीना कितना मुश्किल है। हमको पता है कि एक औरत को कैसे देखा जाता है, कैसे उसको परसीव किया जाता है, कैसे उसके शरीर को ये समाज देखता है, कैसे उसको उसके हर इंडिपेंडेंस से उसको कैसे अलग रखा जाता है। तो एक ट्रांस व्यक्ति तभी फेमिनिस्ट हो सकता है जब अपना वो जो एक्सपीरियंस है वो ना भूलते हुए अपने आप को मैन हिसाब से आइडेंटिफाई करते करते, अगर वो वही हेजिमोनिक कबीर सिंह वाला मैस्कुलिनिटी
अडेप्ट कर लेगा, फिर तो उसका ट्रांसनेस का कोई मतलब नहीं है। उसको वो समझना पड़ेगा कि मैं वो पुरुष हूँ जो एक औरत को उस रिस्पेक्ट से डील करता हूँ जैसे मैं चाहता हूँ मुझे कोई डील करे, जैसे मैं जो सम्मान दूसरे से चाहता हूँ वो सम्मान मैं किसी को दे पाऊँ। मेरा बस आखिरी सवाल है आपसे कोयल जी कि समाज के प्रमुख अंग होने के नाते जो ट्रांस साथी हैं उनकी मांगे क्या है और भारत में इसका स्वरूप क्या है? एक तो आई थिंक अपने सर्जरी जो हमको कोई करवाना चाहता है वो सर्जरी एक सब्सिडाइज रेट में हो जाए, क्योंकि हर इंसान 2-3 लाख का सर्जरी अफोर्ड नहीं कर पाता। दूसरा हाउसिंग का समस्या है, जब घर से निकाला जाता है तो हमेशा घर नहीं मिलता, रहने के लिए लोग देते नहीं हैं, बहुत बुरा सलूक करते हैं कि तुम जैसे लोगों को घर नहीं मिलना चाहिए, आप इस सोसाइटी को गंदा कर दोगे। तो घर मिलना, काम मिलना, नौकरी मिलना और उसके बाद जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स सही नाम से चेंज हो जाना, और पब्लिक स्पेस में जब हम जा रहे हैं तो हमारा जो सेफ्टी है वो भी अगर इंश्योर किया जाए तो फिर आई थिंक एक अच्छा बदलाव आ सकता है। कि जो हमारी फैमिली की एक्सेप्टेंस है वो इतनी मुश्किल क्यों है? आप ऐसे और जो हमारे ट्रांस साथी हैं या जो अभी भी इस जद्दोजहद में जूझ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ और वो बाहर इससे नहीं निकल पा रहे हैं पर इस वक्त आपको सुन रहे हैं इस प्रोग्राम में, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उन फैमिलीज के लिए भी और उन ट्रांस साथियों के लिए भी। आई थिंक उन फैमिलीज के लिए मैं यही कहूंगा, बच्चा तो आपका है, तेरा है पर आपका ही है। हाँ, वो और बाकी 5 जन को जैसा नहीं है, लेकिन उसको भी उतनी ही सपोर्ट की जरूरत है जितनी किसी और बच्चे को जरूरत है। तो आप कोशिश करिए बच्चे के पास रहने की, उसके साथ रहने के लिए, क्योंकि वो आपके लिए, आपसे वो साथ मांग रहा है, वो अकेला है, वो हेल्पलेस है। अगर आप उसका साथ नहीं देंगे, एक तरह का उनका पूरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, उनको बहुत अकेलापन महसूस होता है। बहुत सारे लोग सुसाइडल हो जाते हैं इसके वजह से। तो आई थिंक अपने बच्चे का साथ दीजिए। तो ये थोड़ा सा सोच बदलने की जरूरत है, मुझे लगता है थोड़ी अपने आप को बदलने की जरूरत है और ये बदलाव आएगा। हाँ, और आप अगर उसके साथ नहीं देंगे तो समाज उसको और भी अलग करेगा। और जो लोग ट्रांस हैं यहाँ पे और जो मेरा बात सुन रहे हैं उनको मैं यही बोलूंगा कि जुटे रहो, टिके रहो, अपने पास, अपने ऊपर विश्वास रखो और ऐसा कुछ मत करना जिससे आप खुद की नजरों से गिर जाओ। और लड़ाई में ताकत है, गिव अप करने में नहीं। लड़ाई करते रहो, अपने आप पे विश्वास रखो। और आप जैसे बहुत लोग हैं जो एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, कभी भी लगे कि कुछ मुश्किलें हैं, तकलीफें हैं, हमारा हेल्पलाइन नंबर 9831518320 है। हमें फोन करना, हम कोशिश करेंगे आपको आपके शहर में या आपके जगह पे जो भी संगठन काम कर रहा है या जो भी कम्युनिटी फोक्स काम कर रहे हैं उनके साथ आपका कनेक्शन करवा देने के लिए। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, हम सब इसमें साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आभार। आपने बहुत सारे अपने निजी अनुभव हमारे साथ साझा किए और आपने एक हमें पूरा, हम बृहद पैमाने पे एक पूरा ट्रांस साथियों के पर्सपेक्टिव को समझ पाए, हमें आसान भाषा में ट्रांस आइडेंटिटी को समझाया। और मैं आपसे बस निवेदन करूंगी कि एक बार आप उस नंबर को पुनः दोहरा दें ताकि जो साथी नहीं नोट कर पाए हैं वो नोट कर सकें दोबारा से और आपसे संपर्क कर सकें। मेरे संगठन का नाम सैफो फॉर इक्वालिटी है और मेरे संगठन का फोन नंबर है 9831518320। बहुत शुक्रिया कोयल जी, पुनः आपको। और सच में बहुत अच्छा लगा बात करने से और हमारी भी अपनी समझ काफी मजबूत हुई ट्रांस आइडेंटिटी को लेके। और बहुत सारे जो सवाल मैंने आपसे पूछे, इन सवालों के जवाब से मैं खुद भी अनभिज्ञ थी और मैं आपसे बातचीत करके उन सवालों को समझ पाई। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जब भी मौका लगेगा हम इस तरह से और आपसे बातचीत करेंगे तो शायद हमारी इस मुद्दे पे और समझ मजबूत हो पाएगी। तो आपको बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, सुना आपने कैसे जो चीजें हमें अपने रोजाना के जीवन में नजर भी नहीं आती वो किसी दूसरे मनुष्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। और ये सारी बातें हमें तब पता चलती हैं जब हम बात या संवाद करते हैं। आपने सुना ही होगा कि बात से बात बनती है। कोयल जी ने बताया कि ट्रांसजेंडर शब्द एक अम्ब्रेला टर्म है। जन्म के बाद जेंडर के 2 रोल डिफाइन किए जाते हैं, महिला या पुरुष।
जन्म के साथ हमारी जिम्मेदारी या रोल निर्धारित कर दिए जाते हैं। ट्रांस वो है जो जिस जेंडर के साथ जन्म लेते हैं वो उसके साथ कंफर्ट नहीं करते और ऐसे लोगों के साथ घर वाले रिश्ता नहीं रखते, जिससे उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता है। हमारा संविधान कहता है जो खुद को ट्रांस महसूस करता है उसे अपनी इच्छाओं के अनुसार जीने का अधिकार है, लेकिन घर, परिवार और समाज उन्हें ऐसे रहने नहीं देता। इसको लेकर आपके क्या अनुभव और सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में या शेड्स ऑफ रूरल इंडिया की मेल आईडी shadesofruralindia@gmail.com पर लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके सुझावों और आपकी शिकायतों का इंतजार रहेगा। साथियों, आप 16वें एपिसोड में सुनेंगे कि ट्रांस साथियों के लिए शिक्षा और नौकरियों तक पहुंचना क्यों महत्वपूर्ण है, इन्हें शिक्षा और करियर में किस तरह से मौके मिलते हैं, बाधाएं कैसी दिखती हैं, क्या शिक्षा और उनके वर्क प्लेस को ऐसा डिजाइन किया गया है जो ट्रांस के हिसाब से फिट बैठता हो। जैसे कई सवालों के जवाब के साथ अगले हफ्ते मिलेंगे जेंडर का बवंडर बात भी जज्बात भी के 16वें एपिसोड के साथ। तब तक मुझे यानी अर्चना को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए आप सब रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। नमस्कार। चल सखी अब अपनी सबकी बात कर बई हो, चल सब साथ चल बई हो, ये अब हाथ चल बई हो।